मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव बालियान जी से। मुजफ्फरनगर से आप दूसरी बार चुनाव जीतकर लोकसभा यानी संसद में पहुंचे हैं और इस बार की जीत बेहद खास इसलिए है कि देश के कद्दावर नेता चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को उन्होंने इस बार शिकस्त दी है। आप पहले कार्यकाल में भी मंत्री थे और मोदी पार्ट 2 में भी आप मंत्री बनाए गए हैं। आप वैसे तो पेशे से डॉक्टर हैं, आप वेटनरी मेडिकल ऑफिसर भी रह चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार में आप पशुपालन डेयरी मंत्रालय के लिए नीतियां बनाने का काम कर रहे हैं। आप बेहद स्पष्ट बात करते हैं और सीधे जनता से संवाद करते हैं। इनकी इसी खूबी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि एक बहुत बड़े बेल्ट पर आपका खासा अधिकार है और वर्चस्व है। इस कारण संजीव बालियान जी की पूछ कुछ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ही रहती है। तो जी हाँ, हम उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं उनके सियासी सफ़र पर एक खास रिपोर्ट। श्री संजीव कुमार बालियान। मैं डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी सरकार में पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी मुखिया चौधरी अजीत सिंह को हराकर इतिहास रच दिया था। 8 करोड़ जाटलैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर संसदीय सीट से वो दोबारा चुनकर संसद पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर डॉक्टर संजीव बालियान लगातार दूसरी बार जीतने वाले तीसरे सांसद हैं। श्री संजीव पिछली लोकसभा में वो कृषि और नदी विकास, जल संसाधन राज्य मंत्री रह चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कद्दावर किसान नेता के रूप में अपनी पहचान कायम करने वाले डॉक्टर संजीव बालियान का जन्म मुजफ्फरनगर के कुटबी गांव में 23 जून 1972 को हुआ था। उनके पिता सुरेंद्र पाल सिंह पेशे से किसान थे। डॉक्टर संजीव बालियान ने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पशु चिकित्सा विज्ञान में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने हरियाणा में ही असिस्टेंट प्रोफेसर और पशु चिकित्सा सर्जन के रूप में भी काम किया। छात्र जीवन में ही वो राजनीति से जुड़ गए थे और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन पर मुजफ्फरनगर दंगों में भड़काऊ भाषण देने के आरोप भी लगे थे, लेकिन उन्होंने जनता की अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर दी। 2014 के मोदी लहर में उन्होंने बीएसपी के प्रत्याशी कादिर राणा को 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से पराजित किया था। उन्हें इसका इनाम भी मिला और मोदी सरकार में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री बनाए गए। बाद में उन्होंने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके बाद सितंबर 2017 में उन्हें सरकार से संगठन में भेज दिया गया और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी डॉक्टर संजीव बालियान पर बीजेपी ने फिर भरोसा जताया और उन्होंने मुश्किल चुनौतियों में भी जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। डॉक्टर संजीव बालियान की छवि एक मिलनसार नेता और जन सरोकार के मुद्दे के लिए संघर्ष करने वाले नेता की रही है। डॉक्टर संजीव बालियान के परिवार में उनकी पत्नी सुनीता बालियान और उनकी 2 बेटियां हैं। संजीव जी, आपका हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मोदी सरकार में जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज की शुरुआत हुई, उसमें एक तरीके से इस पैकेज में, वैसे तो इस बजट में देखा जाए तो टोटल आत्मनिर्भर भारत पैकेज और बजट मिला करके 53,000 करोड़ रुपए आपको मिले हैं, लेकिन 28,000 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भी आपको मिले हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है। क्या प्लान है मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय का? क्यों इतना ज़्यादा रेलेवेंट हुआ है इधर बीच ये मंत्रालय? देखिए, आत्मनिर्भर भारत
शायद समझने में बहुत लोगों को समस्या होगी, परेशानी होगी कि इसका मकसद क्या है जी। लेकिन अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय या चौधरी चरण सिंह उन दोनों को पढ़ेंगे तो ये कल्पना दीनदयाल उपाध्याय और चौधरी चरण सिंह की है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, सुनते आए थे, हमारी पीढ़ी कम से कम सुनती आई थी, पिछली पीढ़ी ने देखा। लेकिन जब कोरोना आया तो पूरे देश को पता लगा वाकई आत्मा गांव में बसती है। गांव पहले आत्मनिर्भर थे। मैं गांव से आता हूं, मेरा गांव कुटबा कुटबी है, जनपद मुजफ्फरनगर में। और मेरे अच्छी तरह याद है, मेरी 8वीं तक मैं गांव में पढ़ा, 8वीं के बाद मैं मुजफ्फरनगर पढ़ने के लिए आया। तो मेरे गांव में आवश्यकता नहीं थी हमें मुजफ्फरनगर तक भी आने की, मुजफ्फरनगर तक सब गांव में ही काम होते थे। गांव में काम करने के लिए लोहार थे, गांव में काम करने के लिए बाढ़ी थे, गांव में काम करने के लिए नाई थे। हर तरह का काम, ज़्यादातर काम गांव से हो जाता था। धीरे धीरे गांव से पलायन हुआ और गांव में शायद वही लोग रह गए जिनकी मजबूरी थी, कहीं नहीं जा पाए। एक ऐसा दौर आया शहरीकरण का और दौड़ का। तो कहीं ना कहीं कोरोना के झटके से मुझे ऐसा लगता है जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है, मैं तो उस सोच को दीनदयाल उपाध्याय और चौधरी चरण सिंह की सोच के साथ जोड़ता हूँ। जो इतना पैसा दिया गया जी, वो क्या प्लान है? क्योंकि आप उस मंत्रालय से साफ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, उस मंत्रालय के लिए जो भी नीतियां बनती हैं आप उसमें अपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं उनके साथ बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठक होती है उसमें भी आप जाते होंगे। जो 28,000 करोड़ का पैकेज इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भी एलोकेट किया गया है, आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए, जो लोग आज गांव गए हैं, सबसे बड़ी बात है कि सब सरकार की सोच है कि वो लोग क्या काम करें। अभी अगर आप देखेंगे, जब से इन लोगों ने जो पलायन हुआ है, जो बोलते हैं मजदूर अपने गांव तक पहुंचे, तो कुछ ऐसी संख्या जरूर रहेगी जो गांव में रहना चाहेंगे, जो वापस नहीं आएंगे, जो समस्याएं हुई हैं, जो परेशानियां हुई हैं। उन्हें क्या काम दे सरकार? सबसे पहले सरकार ने काम देना शुरू किया मनरेगा के तहत, क्योंकि मनरेगा में एकदम से पैसा मिलता है, आप मजदूर को पैसा दीजिए, अगले दिन से काम पर लगा दीजिए। लेकिन अगर उसको गांव में रहना है तो अगला दूसरा काम क्या करें? गांव में बहुत जल्दी आप इंडस्ट्री नहीं ला सकते। कोई ऐसा काम नहीं कि महीने या 2 महीने या 1 साल के अंदर आप इंडस्ट्री को कहें चलो गांव की तरफ। हो सकता है भविष्य में जाए, माहौल बने ऐसा। दूसरा, पशुपालन, जो तुरंत काम शुरू हो सकता है। आप अपने गांव गए और गांव जाने के बाद आप सोचते हैं कि मैं क्या काम करूं, तो शायद आप गाय या भैंस ले सकते हैं, आप दूध बेचना शुरू कर सकते हैं। आपके गाँव में कोई तालाब होगा, आप मछली पाल सकते हैं, आप छोटा सा पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। तो रोजगार का त्वरित साधन अगर कहीं है तो पशुपालन के द्वारा ही है। खेती को आप बढ़ा नहीं सकते। अगर मेरे पास जमीन नहीं है और मैं मजदूर हूँ, मैं आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उद्योग धंधे के लिए सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर क्रेडिट फैसिलिटी दी है, आने वाले दिनों में जो गांव में लोग पहुंचे हैं उनको पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए और डेयरी उद्योग के लिए भी प्रचुर मात्रा में लोन और क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध होगी। मकसद यही है, नरेंद्र मोदी जी की सोच यही है कि गांव में है, गांव में लोगों को रोजगार कैसे मिले, वो मजबूत कैसे हों फाइनेंशियल। और उस बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा तबका है जो किसान नहीं है, छोटा किसान या बटाई पे खेती करता है, मजदूर। ये उस तबके के लिए एक बहुत बड़ी सोच है, चाहे वो पशुपालन से जुड़े हुए लोग। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर देखिए, निषाद और कश्यप समाज कितनी बड़ी तादाद में वो पशुओं के टीकाकरण के लिए भी 13,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। अगर सही फिगर देखें तो 13,343 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम होती है। इस टीकाकरण अभियान में क्या कुछ करने की योजना है? देखिए, एफएमडी एक ऐसी बीमारी है कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता जी। कहीं भी दुनिया में अगर आप देखेंगे, आज हम सबसे ज़्यादा दूध पैदा करते हैं दुनिया में, लेकिन हमारे डेयरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं है। उसका कारण है कि हमारे देश में एफएमडी बीमारी है। जब तक ये बीमारी इरेडिकेट नहीं होगी, जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर सालाना देखें तो मेरे विचार से 20,000 करोड़ का नुकसान एक साल में एफएमडी के द्वारा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस होता है देश में। तो प्रधानमंत्री जी ने एक सोच बनाई कि जिस तरह से पोलियो का उन्मूलन किया गया था, एफएमडी का हमें उन्मूलन करना है देश में। 5 साल का प्रोजेक्ट है। एफएमडी और ब्रूसेलोसिस, यही 2 महत्वपूर्ण बीमारियां जिसको हम वैक्सीनेशन के द्वारा देश से दूर कर सकते हैं। शायद डेयरी का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। नहीं तो किसान को 13,000 करोड़ रुपए खर्च करके 13,500 करोड़ रुपए सालाना, किसान के 20,000 करोड़ रुपए जरूर सरकार बचाएगी। तो ये सोच के तहत है कि किसान को कम से कम हम एक्सपोर्ट में भी आए और इस बीमारी को देश से पोलियो की तरह दूर कर दिया जाए। जो जानवरों की नस्ल है उनको सुधारने के लिए भी काफ़ी आपका मंत्रालय काम कर रहा है कि ताकि उन्नत किस्म के जानवर पैदा हों और कुछ जो है उनसे जो दूध निकले, जो आपने वही बात बताई, तो उनकी नस्ल सुधारने के लिए, उनको कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट पे भी आपका मंत्रालय काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, 2014 में जब मैं कृषि राज्य मंत्री था, 2015 के बजट में पहली बार इस बात पे
बजट में घोषणा हुई राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसमें सीधी सी बात थी कि प्रधानमंत्री की सोच थी कि हमें नस्ल सुधार, हम दूध को अगर बढ़ाना है, आज भी अगर आप देखेंगे तो एक गाय या एक भैंस 5 लीटर दूध देगी, दूसरी आपको साथ मिलेगी 25 लीटर की, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल की बात है। तो ये सोच आज की नहीं, 2015 से इस पे काम शुरू हुआ। बहुत से काम ऐसे थे कि जो शायद लोगों को पता भी नहीं था। सेक्स सीमन पे काम शुरू 2015 से शुरू हुआ। आज जहाँ बच्चियाँ पैदा होंगी, जो एक आवारा पशु या बेसहारा पशु कही उनकी समस्या उनको दूर होंगी, तो एक जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने 30 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ओईटी लैब, जो कि ह्यूमन में तो आपने सुनी होगी, कभी जानवरों के संबंध में देश में किसी ने नहीं सुनी। 30 लैब हम देश में बना चुके हैं। हर स्टेट को हमने एक लैब दी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का काम शुरू देश में हो चुका था, पहले शायद किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा। सेक्स सीमन टेक्नोलॉजी आ चुकी है देश में। हर करीब 12 के करीब हमने सेंटर बनाए हैं जहां जिस सीमन से सिर्फ बच्चियां पैदा होंगी, बछड़े पैदा नहीं होंगे। तो काम तो 2015 से शुरू हुआ था, लेकिन कह सकते हैं जमीन पर आना शुरू हुआ। इस देश में काम जब केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर काम करती है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन अब ये ग्राउंड पर आ चुके हैं और उन पर काम शुरू हो चुका है। जो डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए और जो कैटल फीड प्रोडक्शन के निर्यात के लिए भी 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में प्रोविज़न किया था। इसके तहत क्या लक्ष्य हैं? क्योंकि 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि एक अच्छी धनराशि है अगर देखा जाए तो इस पूरे इशू को बढ़ाने के लिए। देखिए, अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में जितना दूध पैदा होता है उसका 50% दूध किसान खुद पीता है जी। जो 50% किसान बेचता है उसमें से मात्र आप कह सकते हैं 10% कोऑपरेटिव लेती है, 10% प्राइवेट सेक्टर लेता है, और आज भी 25 से 30% दूध ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के दीजिए या दूधिया के ये गाँव में। अब जब कोरोना की महामारी आई जी, तो वे लोग भाग गए। कोऑपरेटिव सेक्टर खड़ा रहा, किसान का दूध खरीदता रहा, और कहीं ना कहीं किसान को ये राग में मेरा दूध जा रहा है। तो हमारा मकसद जो ये 25 से 30% दूध है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना है। इसको हम जब ला सकते हैं जब प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हों। बिल्कुल। तो ये 15,000 करोड़ रुपए फीड के लिए और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के लिए सरकार ने दिया है कि नई नई प्रोसेसिंग फैसिलिटी डेवलप हो, कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादा लोग आए, प्लस प्राइवेट लोग भी इसमें आए ऑर्गेनाइज तरीके से, जिसमें किसान को परमानेंट उसके दूध की बिक्री उचित कीमत मिले। उचित दाम मिलना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या आज़ादी के बाद अगर देश में रही है तो चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में रही हो, डेयरी के या कृषि के क्षेत्र में, उचित दाम ना मिलना ही इस समय दाम पर जब आप बात कर रहे हैं तो जो कोरोना महामारी में जाहिर सी बात है कि दूध की कीमत काफ़ी गिरी, क्योंकि डिमांड में काफ़ी कमी आई और 15-20 रुपए जो है दूध की कीमत आ गई। तो हमारे देश में जो डेयरी का प्रोडक्शन है उसका स्टेटस क्या है, कितना दूध हम पैदा करते हैं, और कोरोना महामारी में अगर दूध की कीमत इतनी गिर गई तो इसके लिए जो दूध प्रोड्यूस करने वाले किसान हैं या जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए आपका मंत्रालय क्या नीतियां बना रहा है, या उनको कैसे मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, हम दूध के प्रोडक्शन में दुनिया में अब नंबर 1 है। 175-76 लाख टन के करीब हम दूध पैदा करते हैं। समस्या सबसे बड़ी कहाँ रही मैं आपको बताऊं। समस्या रही कि कोऑपरेटिव जहाँ खरीद रही थी, जहाँ कोऑपरेटिव थी स्टेट में, वहाँ कोऑपरेटिव ने दूध का रेट वही दिया, अच्छा दिया। चाहे वो अमूल थी या पराग या जितनी भी कोऑपरेटिव देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, केंद्र सरकार से जुड़ी मदर डेयरी है, उन्होंने भी दूध की कीमत दी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर था वो कहीं ना कहीं पीछे हटा, चूँकि दूध की सेल नहीं थी। कोऑपरेटिव ने दूध का कहीं ना कहीं मिल्क पाउडर बनाया या क्रीम बनाई, उनको हमने लगा रखा। उनके लिए 5,000 करोड़ का पैकेज अलग से है कोऑपरेटिव के लिए, चूँकि उन्होंने इस संकट के समय में किसान का साथ दिया और बहुत बड़ी तादाद में मिल्क पाउडर वो बनाया जब दूध नहीं बिका उस समय। तो 5,000 करोड़ रुपए उनकी मदद के लिए हैं कि बैंक से उनको लोन मिले, जिससे 1 साल तक का लोन का इंटरेस्ट रेट हम देंगे, सारा इंटरेस्ट मंत्रालय दे, लोन उनको बैंक दे, जिससे कम से कम वो अपने पैरों पर खड़े रहें, सर्वाइव कर सकें, और ऐसा ना हो कि एकदम से मिल्क पाउडर की सेल करें उसके दाम गिर जाएं। तो बेसिकली उनकी मदद के लिए सरकार इसमें ये तो बात हुई कोरोना महामारी के लिए एक इंटरिम अरेंजमेंट की, लेकिन 1.5 करोड़ से ज़्यादा किसान जो है डेयरी कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं जी, और उनको भी किसान क्रेडिट की तरफ फैसिलिटी देने की बातचीत की गई है जी। जो मतलब जहां न्यूज़पेपर पढ़ने और जानकारी जुटाने से मुझे समझ में आया। तो वो पूरी स्कीम क्या है, उसमें क्या फैसिलिटी उनको दी? उपेंद्र जी, मैं धन्यवाद दूंगा। कम से कम किसान तक ये बात पहुंचेगी आपके द्वारा, चूंकि अखबार में के किसी कॉलम में बहुत छोटे अक्षरों में होते हैं। कृषि और पशुपालन की समस्या एक है कि आज कोरोना के समय पे देश को किसान संभाल रहा है, लेकिन जब किसान की बात होगी तो इतने छोटे कॉलम होंगे कि किसान तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह से कृषि के लिए क्रेडिट कार्ड था, इसी तरह से पशुपालन के लिए, डेयरी के लिए क्रेडिट कार्ड सरकार ने लागू किया है। अगर मैं किसान हूं और मैं पशुपालन कर रहा हूं, मैं 3 लाख तक का लोन
इसी तरह से जिस पैटर्न पे कृषि क्रेडिट कार्ड पे मिलता था उसी पैटर्न पे मुझे मिलेगा। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है। हो सकता है आज लोगों को ना लगता हो कि इतना बड़ा कदम है, लेकिन आने वाले समय में, चूंकि जब गांव में एक व्यक्ति पशुपालन करता है और उसे पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंक उसके साथ नहीं आते, और कहीं ना कहीं वो जो गांव में साहूकार होते हैं जो 5 रुपये सैकड़ा, 7 रुपये सैकड़ा, मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे पता है कितना शोषण मैं भी है। गांव का रहने वाला हूं। तो उपेंद्र जी, हम और आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि जो तबका बैंक से नहीं जुड़ा हुआ है उसका कितना शोषण इस बहुत देश ज्यादा में। शोषण होता तो कम से कम उसको उचित कीमत पर मिलेगी। और हमारा मंत्रालय की सोच है कि कोऑपरेटिव बैंक और किसान, डेयरी फार्मर, तीनों मिलकर अगर बैंक के पास जाएगा तो इसका फायदा ले पाएगा, उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक से लोन अब मिल पाएगा। भारतीय पशुपालन निगम में एक करीब 1,500 लोगों को भर्ती करने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक तरफ बहुत सारे जगहों पर छटनी का दौर जारी है। ऐसे में पशुओं को लेकर रोजगार की बात और ज़्यादा रोजगार पैदा करने की बात होती है। मत्स्य पालन में जिस तरीके से अच्छा हमारा एक्सपोर्ट है, लेकिन उसको और बढ़ाने की बातचीत हो रही है। क्या नीति है और किन किन सेक्टर में इन लोगों, नए लोगों को लगाया जाएगा जो भर्ती की जा रही है? हमारी तो एक सोच है कि आज देश में अभी FMD जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करा है, मेरे देश में इस समय मात्र 1 लाख वैक्सीनेटर मेरे पास है। मुझे आवश्यकता 3 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेटर की। अगले 1 साल के अंदर में 2 लाख वैक्सीनेटर तैयार करने, जिनको एक लगातार वो वैक्सीनेशन भी करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो कि गाँव में आवश्यकता भी है, चूँकि एक हमारे यहाँ पूरे देश में मैं समझता हूँ आज भी वेटनरी डॉक्टर के लिए अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करूंगा तो 30 गांव में 35 गांव में एक हॉस्पिटल है। और पशु व्यक्ति की तरह आप और मैं बीमार हो जाएंगे तो अपने शहर चले जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे या बस में बैठेंगे और हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। लेकिन पशुओं की एक समस्या है कि पशु को आप ले जा नहीं सकते, पशु को डॉक्टर को आपके घर पर आना पड़ेगा। तो बहुत बड़े एक रोजगार की संभावना इस सेक्टर में, इस सेक्टर को कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अलग मंत्रालय बनाए, अलग बजट मिले। अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 13,500 करोड़ तो उपेंद्र जी पता नहीं कितने सालों का बजट होता था इस मंत्रालय का, जो नरेंद्र मोदी ने, अगर मैं सारे इस पैकेज में बात करूं जो घोषणाएं हुए तो 53,000 करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ में से 53,000 करोड़ तो शायद आज़ादी के बाद आज तक मेरे मंत्रालय का सारा बजट भी नहीं रहा होगा। तो रोजगार, आप देखिए आज गेहूं और चावल पे सबका ध्यान है, लेकिन अगर आप आंकड़ों से देखेंगे तो मेरे देश में जो दूध का उत्पादन है वो हर साल शायद 6.5 या 7 लाख करोड़ का है। बिल्कुल। और चावल और गेहूं अगर हम पैदा करते हैं तो 3.5 से 4 लाख करोड़ के पूरे साल में। तो गेहूं चावल जितना देश पैदा करता है उससे दुगना तो हम दूध पैदा करते हैं। 47,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है हमारा फिशरी का। आप देखिए हमारा मीट का एक्सपोर्ट भी करीब 30,000 करोड़ है। तो एक्सपोर्ट की भी संभावना है और कितने लोगों को रोजगार मिलता है। आज डेयरी सेक्टर से 8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आप सोचिए इस 7 लाख करोड़ में हमने 8 करोड़ लोगों को इन्हें कहीं रोजगार दिया। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा। और एनिमल हस्बेंड्री में खर्च किया हुआ एक पैसा, शायद इस देश में जो रिटर्न मिलता है किसी सेक्टर में इतना बड़ा रिटर्न नहीं मिल सकता जितना एनिमल हस्बेंड्री में खर्च किए हुए पैसे से। जो मजदूर गांव की तरफ गए हैं, जैसा आपने पहले भी कहा, आपका मंत्रालय उनको बहुत कुछ दे सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है कि वो चंद रुपयों के लिए 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपनी मिट्टी छोड़ के जिल्लत भरी ज़िंदगी छोड़ें और पशुपालन में, मत्स्य पालन में, डेयरी उद्योग में अपना हाथ आजमाएं। कुछ इस तरह से करने की पॉलिसी आपकी मंत्रालय में योजना बन रही है या आप लोग मोटिवेट करने की दिशा में कुछ काम कर रहे हैं क्या? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मनिर्भर भारत के लिए कि जो लोग जहाँ हैं वहीं से ही आत्मनिर्भर बने और अपने काम काज की शुरुआत करें। बिल्कुल सही बात कही। ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये योजना कह सकते हैं आप उन्हीं के लिए है जो लोग गांव तक पहुंचे हैं वापस। ये योजना उन्हीं के लिए, उन्हीं को हमें कोऑपरेटिव सेक्टर से जोड़ना है, नई कोऑपरेटिव्स बनानी है। फिशरी का अगर जो 20,000 करोड़ का टोटल हमारा है वो उन्हीं लोगों के लिए जो गांव तक पहुंच गए। ये हम बहुत बड़े उद्योगों को मदद देने के लिए नहीं है, या हमारी सोच ये नहीं है कि बहुत बड़े डेयरी फार्म्स स्टेब्लिश हों या बहुत बड़े फिशरी के फार्म्स हो। कोई करना चाहता है तो स्वागत है उसका, कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर अगर आना चाहता है तो स्वागत है। लेकिन इस सरकार की सोच में जो सबसे गांव के अंदर बैठा हुआ सबसे गरीब व्यक्ति है वो सबसे पहले है कि उसको हम कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें, यही सोच हम सबकी है। आप जिस इलाके से आते हैं, मुजफ्फरनगर से, कई बार गोकशी, गोवंश तस्करी, इस तरह की तमाम घटनाएं आती है, उस पर आप बोलते भी रहे हैं और लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। अब क्या स्थिति है इस समय? देखिए 3 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया जी। अब इस तरह की कोई इक्का दुक्का कहीं समस्या आती है, वरना एक बहुत सी बातें ऐसी हैं कि लोगों को पता लग जाता है सरकार का रुख क्या है या पुलिस का रुख क्या है।
पहले पता था कि सरकार और पुलिस का सहयोग रहेगा इसमें, अब सबको पता है कि सहयोग नहीं रहेगा। तो इक्का दुक्का घटनाओं को अगर आप छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार की कि इन 3 साल में अगर किसी एक फील्ड में सबसे ज़्यादा काम हुआ, देखिए काम की तो लोगों ने पहले भी किया और आगे भी करेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक फील्ड जरूर ऐसा है जिससे मैं 100 में से 100 नंबर अपनी सरकार को देता हूँ, वो कानून व्यवस्था का है। मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें देखने को मिला कि आपके इलाके में प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत नगर पालिका की ओर से खरीदे गए टिप्पर में ही लाखों का घोटाला हो गया। राशन किट की खरीदी हो या फिर पीपीई किट की खरीदी, ऐसे तमाम मामलों में आप अफसरों पर सवाल उठाते हुए नजर आए और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आप खुल के बोलते हैं। कई बार आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस पर्टिकुलर मसले पर बताएं। जो ये समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में हर जनपद में जी, राशन में जो गरीब के लिए बटा या बना, या अब ये क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनके राशन में कहीं ना कहीं आप किसी भी जिले का अखबार उठा के देखेंगे, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश ये समस्याएं रही हैं। जहाँ तक स्वच्छ भारत मिशन में टीपर खरीद का है, पूरे देश में कोई भी नगर पालिका पंचायत ऐसी नहीं जिसमें टीपर की खरीद ना हुई हो, क्योंकि पैसा केंद्र सरकार से गया स्वच्छ भारत मिशन में। यहाँ से सोच बनाई कि टीपर खरीदे जाएँ, मशीनें खरीदे जाएँ, और इसमें हर जगह घोटाला हुआ, ज़्यादातर जगह अफसरों ने गड़बड़ की है। लेकिन मेरा एक मानना है कि मैं मुजफ्फरनगर से सांसद हूँ, मुझे अगर मुजफ्फरनगर में कुछ भी गलत है, चाहे मेरी सरकार हो या कुछ ही हो, मैं मंत्री हूँ, मेरा सबसे पहला कर्तव्य है अपने जनपद में जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर कुछ भी गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। हर मामला जहाँ मुझे लगता है कि कुछ गलत है, मेरी सरकार है, मेरे अफसर है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ, मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, लेकिन अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ दिखाई देगी तो मैं आवाज़ जरूर उठाऊंगा। मैंने दोनों मामलों में जांच कराई है, दोनों मामलों में पत्र लिखे, दोनों मामले में मीडिया के सामने आया हूँ, और जांच होकर मेरी सीधी सोच है कि दोषी को कार्रवाई, दोषी को उसका सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक की बात है कि एक बार लॉकडाउन समाप्त हो जाए तो मैं यहाँ स्वच्छ भारत मिशन को चलाने वाले मंत्री जी इन सबसे मिलूंगा, मैं कहूँगा कि इतना बड़ा पैसा मत दीजिए सिर्फ खरीद के नाम पे, क्योंकि ये व्हीकल ज़्यादातर खरीद ले गए। कई बार योजनाएं जब दिल्ली से बनती है तो ग्राउंड का ये नहीं देखा जाता कि उन योजनाओं में क्या होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इससे तो बेहतर है कि लोकल प्रशासन के हाथ में दे दो कि भाई कुछ और भी इसमें काम कर लो। चूँकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे शहर में 8 करोड़ रुपए आए साहब, इन 8 करोड़ में मात्र बड़ी रकम है, 2 करोड़ 38 लाख रुपए के ये टिपर खरीदे गए, बाकी पैसा भी पड़ा हुआ है। अगर वे इसके बजाय और मामलों में भी हमें खुला थोड़ा सा हाथ देते कि नहीं भाई व्हीकल खरीदने के अलावा भी कुछ करिए, तो शायद हम बेहतर सदुपयोग कर पाते इस पैसे का। कई बार योजनाएं बनने में जब जनप्रतिनिधि नहीं होता तो योजना ठीक नहीं बन पाती, जाहिर सी बात है। CAA के मुद्दे पर भी आप काफ़ी मुखर रहे, काफ़ी आप बोलते रहे और आपने जनता को जागरूक करने का काम किया। आपकी नज़र में CAA को लेकर इतनी सियासत क्यों की गई अपोजिशन के द्वारा और लोगों को भड़काने, गुमराह करने का काम क्यों किया गया? देखिए, एक बहुत बड़ा तबका आज भी ऐसा है कि ये देश परसेप्शन पर बहुत चलता है जी। इसकी एक हमारे हिंदुस्तान की मुस्लिमों को भड़काया गया जी। किसी मुस्लिम के पास कोई जवाब इस बात का नहीं है कि CAA से उसका संबंध क्या है, CAA से उसका नुकसान क्या है, लेकिन भड़काया गया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपको ये किया जाएगा। कई बार राजनीतिक रोटी सेकने के में हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि इसका देश पे प्रभाव क्या होगा और आने वाली नस्ल इस बात को कैसे लेंगी, ये नहीं सोच पाते। और मैं तो उन लोगों से कहूँगा जिन्होंने ये नहीं पता CAA का मतलब क्या है, वो लोग सड़कों पे आए। अरे भाई, आपकी नागरिकता से इसका कोई संबंध नहीं है, ये तो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए हैं, लेकिन परसेप्शन फैलाया गया और कहीं ना कहीं इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ा। जगह जगह प्रदर्शन हुए, कितने लोग जेल में गए, कई लोगों की मौतें हुई और एक दरार आई आप कह सकते हैं समुदायों के बीच में CAA ने, जिसका नहीं होना चाहिए था। विपक्ष को भी कई बार ये सोचना चाहिए कि किस मुद्दे को आगे ले, जनहित के मुद्दे आगे लेके चलिए। बहुत अच्छे मुद्दे हैं, बहुत बड़े काम है, किसान के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, पता नहीं भावनाएं भड़काने में क्या आनंद आता है। NIA को देवबंद और उधर तमाम कई मदरसों में छापेमारी करने पर काफ़ी कुछ ऐसे मटेरियल मिले जो एंटी नेशनल थे, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए थे, और देवबंद को लेकर के आप भी सवाल उठाते रहे हैं। आपके क्या कंसर्न रहे हैं? देखिए, मेरा कंसर्न एक रहा है, मैं अपने गांव में क्षेत्र में जब भी देखता हूं, मेरा कंसर्न अपनी आने वाली पीढ़ी के प्रति भी है, चाहे वो मुस्लिम समाज के हैं। इतनी बड़ी तादाद में मदरसे खुलना लगातार आप पिछले 20 से 25 सालों में देखेंगे। वो छोड़िए कि मदरसे में गलत होता है सही, वो तो वो जाने, मैं किसी भी बात पर कमेंट करने के लिए दिक्कत नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि युवा पीढ़ी मदरसा ही क्यों जाए। हर गाँव में स्कूल है आजकल, जाहिर सी बात। अभी उत्तर प्रदेश में 66,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, एक साल में इतनी भर्तियाँ है, एक गांव में 2 या 3 स्कूल है। फिर आवश्यकता क्या है मदरसों में बच्चों को भेजने की? अच्छी शिक्षा दीजिए, आधुनिक शिक्षा दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए जो रोजगार दे।
धर्म की शिक्षा हो सकता है साइड में आप अपने घर में दीजिए, लेकिन धर्म की शिक्षा से ही देश नहीं चल सकता। रोजगार की शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कारों की शिक्षा दीजिए। आपने चौधरी अजीत सिंह जैसे कद्दावर नेता को और इतने वरिष्ठ नेता को हराया। आपने अपने भीतर जनता का इतना विश्वास कैसे पैदा किया, कैसे जनता को आकर्षित किया? क्या उस वक्त जनता से कनेक्ट करने के लिए आपने नीतियाँ अपनाई? बस शायद यही बात थी कि चौधरी अजीत सिंह नेता हैं, बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए 35 साल की राजनीति है, 7 या 8 बार सांसद रहे, कई बार केंद्र में मंत्री रहे, बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री के बेटे हैं। प्रधानमंत्री के बेटे और बड़े नेता हैं। बिल्कुल। बस मैं गांव का हूं और गांव वालों को लगा कि अपना ही ठीक होता है अपने बीच में, चूंकि कई बार हम मुजफ्फरनगर से बड़े नेता से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अपने घर का व्यक्ति चाहिए। मैंने लोगों को यही कहा, क्योंकि पिछले 5 साल में उनके बीच में रहा, काम किए क्षेत्र में। सही बात यह थी कि काम करने का प्रयास किया और लोगों से जुड़ा रहा। अगर सुख हो दुख हो किसी का, ये 15 अशोक रोड मुजफ्फरनगर के हर व्यक्ति को अपना घर लगती है। शायद यही भावनात्मक कारण था। चुनाव कठिन था, समीकरण विपरीत थे। जब चुनाव में गया तो पूरे समीकरण विपरीत थे, कहीं कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आखिर में जनता ने अपने को चुना, बस मैं यही कह सकता हूँ। इसके लिए आपको देर से ही सही, लेकिन मुलाकात काफ़ी दिन बाद हो रही, तो मेरी बधाई है। धन्यवाद। कई बार आप मुखर बयानों को लेकर विवादों में रहे। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जो आप तमाम मुद्दों पर बहुत स्पष्ट नज़रिया रखते हैं, आपके विरोधी उसे बहुत दूसरे तरीके से तोड़ मरोड़ के उसे विवादित बनाते हैं, या फिर राजनीति में सबसे ज़्यादा बोल्ड और स्पष्ट बात करने का कभी न कभी गलत ही सही, लेकिन उसको मतलब ये कह लें कि भाई परसेप्शन बना लिया जाता है, एक धारणा बना ली जाती है। आप अपनी स्पष्टवादिता के बारे में बताइए, आप इतने स्पष्ट क्यों हैं? उपेंद्र जी, पूरे देश में किसान हैं जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमेशा किसान राजनीति क्यों हुई? चौधरी चरण सिंह वहीं से थे, बिल्कुल। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वहीं से थे। कहीं भी किसान राजनीति अगर आप देखेंगे, कोई भी मुद्दा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमि ऐसी है कि आपको सड़कों पे लोग दिखाई देंगे। थोड़ा विद्रोही स्वभाव आप कह दिए, उस मिट्टी की देन है जहाँ मैं पैदा हुआ। और मुझे लगता है कि मैं राजनीति में कुछ अच्छा काम करने के लिए आया हूँ, समय गुजारने के लिए आने का मेरा मकसद राजनीति में नहीं है। कुछ अच्छे काम हो, गाँव के लिए काम और किसान के लिए काम हो। जिस किसान समुदाय से मैं आता हूँ, किसान अपने आप में एक बिरादरी है, और आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं इसको बहुत इग्नोर किया गया, और आज जब देश को बचाने की बात आई तो किसान ही खड़ा है साहब सामने। इंडस्ट्री बंद होगी, देश चलता रहा, सब बंद हो गया, लेकिन गांव अगर एक दिन के लिए रुक जाता। जिस दिन लॉकडाउन लागू हुआ, मुझे बड़ी चिंता थी कि मेरी शुगर मिल ना बंद हो जाए। मैंने लगातार सबसे संपर्क किया कि भाई शुगर मिल बंद करना, क्योंकि गन्ना वेट नहीं कर सकता, इंडस्ट्री वेट कर सकती है, खाने के लिए तो किसान देता है। और मैं समझता हूँ कि मैं उस तबके के लिए राजनीति में आया हूँ, और उसकी बात उठाना और कहना, जहाँ से सांसद हूँ वो कहना, वो मेरा फर्ज है। राजनीति जब से अच्छी बात यह है कि मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला, तो कुछ अच्छे काम करने का भी अवसर मिला है। तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि उनके समय में, उनके काल में मैं हूँ, लेकिन मैं जैसा हूँ ऐसा ही रहूँगा। आखिरी सवाल, समय का अभाव है और आपको भी एक कॉन्फ्रेंस में अभी जाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में। प्रधानमंत्री मोदी इतने यूनिक और इतने अलग नेता कैसे हैं? आप प्रधानमंत्री को कैसे देखते हैं? उनके बारे में क्या आपका नज़रिया है? विजनरी, और ज़िंदगी के जिस मोड़ से शायद कई बार मैं उन्हें देखता हूँ तो लगता है कि जहाँ से वो चले थे, एक गरीब परिवार से, और पूरी दुनिया में गांव बाहर प्रदेश में भटकते भटकते इतना कुछ उन्होंने सीखा है कि कई बार किसी फील्ड में भी जब उनसे बात करते हैं, मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री से इस सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ तो उन्हें इस सब्जेक्ट की भी नॉलेज है। तो शायद इतना नॉलेजेबल और विजनरी, शायद जीवन जो सिखाता है, उनका इतना लंबा दौर रहा संघर्ष का, और पूरे देश को देखने का नज़रिया, और जो पॉजिटिव सोच उनके पास है, हर देश के ऊपर विश्वास, देश की जनता के। कई बार हो सकता है मैं कुछ मुद्दों में सोचूं कि नहीं, देश शायद ये नहीं कर पाएगा, लेकिन मोदी जी को देश में और देश की जनता पर बड़ा भरोसा है, और एक ईमानदारी, उनकी सोच, जो उनकी वो तरीका है, वो अद्भुत है। शायद ऐसे नेता के साथ काम करना सौभाग्य ही था कि हम उनके साथ काम करने का अवसर मिला। राजनीति के दौर तो आते रहते हैं, नए दौर फिर आएंगे, नए लोग आएंगे, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम। डॉक्टर साहब, आपने हस्तक्षेप के लिए समय निकाला, सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। तो आप देख रहे थे डॉक्टर संजीव बालियान को, जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए, अपनी साफगोई के लिए, अपनी विनम्रता के लिए, और किसानों से और लोकल लोगों से अपने ज़बरदस्त कनेक्ट के लिए जाने जाते हैं। मोदी के कार्यकाल पहला हो या दूसरा हो, प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में भी और दूसरे कार्यकाल में भी आप युवा चेहरों में से एक प्रमुख चेहरा हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात जब भी की जाती है तो
डॉक्टर संजीव बालियान के चेहरे में भी एक संभावना देखी जाती है। तो हस्तक्षेप में मुझे दीजिए इजाज़त।